नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। कहा, योजना का उद्देश्य भूमि प्रबंधन में ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना है। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल 1500 से अधिक नामांकन पत्रों की आज जांच हो रही है। कोलकाता की सियालदह अदालत आरजी कर अस्पताल बलात्कार और हत्या मामले में आज अपना फैसला सुनाएगी। गजा संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते के पहले चरण में कल से 735 फलस्तीनी कैदियों और 33 इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा। और बैडमिंटन में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी आज शाम इंडिया ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई जोड़ी गो सेजफेई और नूर इजुद्दीन का सामना करेगी। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत आज संपत्ति स्वामियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों में संपत्ति कार्ड वितरित किए गए। एक आकलन है कि सभी गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड बनने के बाद 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक गतिविधि का रास्ता खुल जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए इसे ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना लागू होने के बाद से पिछले 5 वर्ष में 2 करोड़ 25 लाख से अधिक संपत्ति के दस्तावेज जारी किए जा चुके हैं। श्री मोदी ने कहा कि संपत्ति के उचित दस्तावेज न होना एक बड़ी समस्या है और इस कारण ही विवाद पैदा होते हैं। उन्होंने कहा कि संपत्ति के उचित प्रलेखन से बैंकों से ऋण मिल पाएगा और अवैध अतिक्रमण से संरक्षण मिलेगा। स्वामित्व योजना से गांव के विकास की प्लानिंग और उस पर अमल अब काफी बेहतर हो रहे हैं। आज हमारे पास स्पष्ट नक्शे होंगे तो विकास के काम की प्लानिंग भी सटीक होगी। अब प्रॉपर्टी राइट्स मिलने से ग्राम पंचायतों की मुश्किलें भी दूर होगी। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 7 से 8 वर्ष में देश में 98% जमीन के रिकॉर्ड डिजिटल किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि संपत्ति के अधिकार उपलब्ध होने से ग्राम पंचायतों की समस्याओं का समाधान होगा और संपत्ति के वैध दस्तावेज होने से आपदा के मामलों में उचित दावा भी मिल पाएगा। स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्ति स्वामियों को स्वामित्व का अधिकार प्रदान करना है। सर्वेक्षण के लिए अत्याधुनिक ड्रोन प्रौद्योगिकी के माध्यम से परिवारों को स्वामित्व का अधिकार प्रदान कर ग्रामीण भारत के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2020 में स्वामित्व योजना शुरू की गई थी। स्वामित्व योजना में मैपिंग का काम ड्रोन कर रहे हैं। वहीं नमो ड्रोन दीदी योजना से गांव की बहनें ड्रोन पायलट बन रही हैं। वो ड्रोन से खेती में मदद कर रही हैं। इससे उन्हें अतिरिक्त कमाई हो रही है। ये योजना संपत्ति के मुद्रीकरण और सुविधा प्रदान करती है और बैंक ऋण के माध्यम से संस्थागत ऋण तक पहुंच को सुगम्य बनाने के साथ साथ संपत्ति से जुड़े विवादों को कम करती है। प्रवर्तन निदेशालय ने मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण MUDA से जुड़े धन शोधन मामले में 300 करोड़ रुपए की 142 अचल संपत्तियां जब्त की हैं। इस मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और अन्य कई व्यक्तियों पर कथित रूप से शामिल होने का आरोप है। निदेशालय ने कहा है कि मामले में यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत की गई। एजेंसी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने MUDA द्वारा अधिकृत 3 एकड़ से अधिक भूमि के बदले में अपनी पत्नी के नाम पर पौष इलाके में 14 स्थानों पर जमीन के रूप में मुआवजा पाने के लिए अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया। निदेशालय ने यह भी दावा किया कि इन 14 स्थानों के अलावा MUDA ने रियल एस्टेट व्यवसायियों को मुआवजे के रूप में बड़े पैमाने पर जमीन अवैध रूप से आवंटित की। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र ने इस घोटाले की निष्पक्ष जांच के लिए CBI जांच और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। संयुक्त संसदीय समिति ने बिहार में वक्फ संशोधन अधिनियम के बारे में पटना में वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ विचार विमर्श शुरू कर दिया है।
पटना में संवाददाताओं से बातचीत में समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने बताया कि समिति वक्फ संपत्तियों, उनके प्रबंधन और विभिन्न अन्य मुद्दों के बारे में बिहार के विभिन्न हितधारकों से चर्चा करेगी। श्री जगदम्बिका पाल ने बताया कि समिति संसद के आगामी बजट सत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जो पार्लियामेंट के द्वारा जब सरकार के आग्रह पे ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वक्फ के अमेंडमेंट एक्ट को, तो अब उसमें बिहार में भी आकर के और यहाँ के डेलीगेशन से, यहाँ के ऑफिशियल के साथ, वक्फ बोर्ड के साथ, माइनॉरिटी कमीशन के साथ, या जो बार काउंसिल के लोग हैं या लॉयर्स हैं, काफी डेलीगेशन है सुना, उनके साथ हमारी मीटिंग होगी, क्योंकि हमें रिपोर्ट इसी बजट सेशन में देना है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 10 मार्च से 14 अप्रैल तक होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की आज जांच की जा रही है। सोमवार तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 70 सदस्यों की विधानसभा के लिए कुल 1521 नामांकन पत्र भरे गए। निर्वाचन आयोग के अनुसार नामांकन भरने के अंतिम दिन कल 680 नामांकन पत्र भरे गए। नई दिल्ली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से सबसे अधिक 29 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में सियालदह की अदालत आज फैसला सुनाएगी। जांच एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने इस मामले में संजय राय के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया है। दूसरी ओर पीड़िता के माता पिता, जूनियर डॉक्टरों और समाज के विभिन्न वर्गों ने इस बात पर क्षोभ व्यक्त किया है कि सीबीआई इस मामले में किसी और व्यक्ति के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाई। भारत और अमेरिका ने साइबर खतरे की खुफिया जानकारी और आपराधिक जांच में डिजिटल फोरेंसिक मामले में सहयोग और सूचना साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग की उपसचिव क्रिस्टी कैनेगलो ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रयागराज के महाकुंभ नगर में श्रद्धालु और तीर्थयात्री अब आकाशवाणी के कुंभवाणी समाचार बुलेटिन को सार्वजनिक संबोधन प्रणाली से लाइव सुन सकते हैं। आज सुबह 8:30 बजे कुंभवाणी समाचार बुलेटिन महाकुंभ नगर में सार्वजनिक संबोधन प्रणाली के माध्यम से प्रसारित किया गया। 10-10 मिनट का कुंभवाणी समाचार बुलेटिन सुबह 8:30 बजे, दोपहर 2:30 बजे और शाम 8:30 बजे प्रसारित किया जा रहा है। इस पहल से श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों को मेले से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। कुंभवाणी समाचार बुलेटिन 103.5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेब्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी प्रसारित होते हैं। कुछ लोगों ने आकाशवाणी समाचार के साथ अपने विचार भी साझा किए और इसे एक अच्छी पहल बताया। मेरा नाम योगराज सिंह झाला है। मैं एमपी मध्य प्रदेश उज्जैन का निवासी हूँ और जब मुझे यह पता चला कि आकाशवाणी का कुंभवाणी समाचार का लोगों को सुनने का मौका मिलेगा तो यह बहुत ही अच्छा पहल है, क्योंकि इससे लोगों को नई नई जानकारियाँ मिलेगी। मेरा नाम तनु शर्मा है और मैं यहाँ प्रयागराज से ही हूँ। जब मुझे पता चला यहाँ कुंभवाणी समाचार प्रसारित होगा तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और इससे श्रद्धालुओं को भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी। महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी के कुंभवाणी चैनल का शुभारंभ इसी महीने की 10 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में किया था। यह चैनल 26 फरवरी तक समाचार और अन्य कार्यक्रम प्रसारित करेगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर मुंबई के बांद्रा स्थित उनके अपार्टमेंट में चाकू से हमला करने के मामले में एक व्यक्ति से पूछताछ की है। वारिस अली सलमानी नाम का ये व्यक्ति बढ़ई का काम करता है और उसका हुलिया हमलावर से मिलता है। इमारत से भागते समय हमलावर की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। सैफ अली खान को हमले के बाद लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका ऑपरेशन हुआ और अब वो खतरे से बाहर हैं। उधर महाराष्ट्र के गृह, राजस्व, ग्रामीण विकास मंत्री योगेश कदम ने कहा है कि घटना के पीछे लूटपाट ही एकमात्र मकसद था और हमले में कोई अंडरवर्ल्ड गिरोह शामिल नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 118वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। गजा संघर्ष विराम और बंधकों के रिहाई के लिए हमास के साथ हुए समझौते के पहले चरण में इजरायल 735 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इजरायल के न्याय मंत्रालय के अनुसार 3 चरणों वाला यह समझौता कल से लागू होगा। पहले चरण के 42 दिन तक चलने की संभावना है। इस दौरान इजरायल के 33 बंधकों को रिहा किया जाएगा। मंत्रालय ने रिहा किए जाने वाले सभी कैदियों के नाम जारी कर दिए हैं, लेकिन 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों के नाम नहीं बताए गए हैं। खो खो विश्व कप 2025 में आज भारतीय पुरुष और महिला टीम सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारतीय महिला टीम आज शाम नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैदान में उतरेगी। उसके बाद भारतीय पुरुष टीम भी दक्षिण अफ्रीका की पुरुष टीम से मुकाबला करेगी। मैच रात 8:15 बजे शुरू होगा। सेमीफाइनल के अन्य मुकाबलों में युगांडा की महिला टीम का मुकाबला नेपाल से होगा, जबकि ईरान की पुरुष टीम का मुकाबला नेपाल की पुरुष टीम से होगा। टूर्नामेंट में भारत, दक्षिण अफ्रीका और नेपाल की पुरुष और महिला टीमों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है। भारतीय पुरुष टीम ने कल शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को 140 के स्कोर से हराया। इस बीच भारतीय महिला टीम ने बांग्लादेश पर 109-16 से बड़ी जीत हासिल करी। कप्तान प्रियंका इंगले के नेतृत्व में टीम ने पूरे मैच में अपना दबदबा बनाए रखा। यह लगातार चौथा मुकाबला था जिसमें भारतीय महिला टीम ने टूर्नामेंट में 100 अंक से अधिक का स्कोर किया। अभिषेक कपिल, आकाशवाणी न्यूज, दिल्ली। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज शाम नई दिल्ली में भारत के चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के गो सेफेई और नूर इजुद्दीन से होगा। मैच केडी जादव इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा। मलेशिया में आज से दूसरा आईसीसी अंडर 19 महिला क्रिकेट 2020 विश्व कप शुरू हो गया है। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड को 9 विकेट से हरा दिया। वर्तमान चैंपियन भारत का पहला मुकाबला कल वेस्टइंडीज से होगा। भारत को ग्रुप ए में मलेशिया, श्रीलंका और वेस्टइंडीज के साथ रखा गया है। भारत ने 2023 में इंग्लैंड को हराकर पहला विश्व कप जीता था। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में भारत के एन बालाजी और उनके मैक्सिको के जोड़ीदार मिगुएल एंजल रेस वरेला पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में हार गए हैं। उन्हें पुर्तगाल के बोर्गेस और क्रैबल की जोड़ी ने 7-6, 4-6, 6-3 से पराजित किया। हॉकी इंडिया लीग के पुरुष वर्ग में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में शाम 6 बजे हैदराबाद तूफान का सामना तमिलनाडु ड्रैगन से होगा। इसके बाद 8:15 बजे टीम गोनासिका का सामना यूपी रुद्राज से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में सोमवार रात 9:30 बजे सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव महमूद अहमद और परिवहन विशेषज्ञ अनिल छिकारा स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। आमंत्रित विशेषज्ञ से कार्यक्रम के दौरान सड़क सुरक्षा तथा हितधारकों, नागरिकों और सरकार का सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में उनके योगदान से जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये सवाल टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 पर पूछे जा सकते हैं। मौसम विभाग ने आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में रात के समय घना कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में कल तक तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं अगले 24 घंटे में गुजरात क्षेत्र में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने मछुआरों को कोमोरिन क्षेत्र और मन्नार की खाड़ी से सटे इलाकों में कल तक न जाने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। कहा, इस योजना का उद्देश्य भूमि प्रबंधन में ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना है। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल 1500 से अधिक नामांकन पत्रों की आज जांच हो रही है। कोलकाता की सियालदह अदालत आरजीकर अस्पताल बलात्कार और हत्या मामले में आज अपना फैसला सुनाएगी। गजा संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते के पहले चरण में कल से 735 फलस्तीनी कैदियों और 33 इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।